राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष के दौरान दिए गए 51 भाषणों के संग्रह का विमोचन किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात और पंजाब उपचुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की सराहना की और इसे 2027 का सेमीफाइनल करार दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में सुरक्षा बलों ने लगभग 12 स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया। दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में चाकू की नोक पर पेस्ट्री की दुकान में 53 वर्षीय मालिक को लूटने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी के नए मार्ग पर भूस्खलन हो गया, जिस कारण बैटरी कार सेवा को स्थगित करना पड़ा। मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार टैंकर पुल की सुरक्षा रेलिंग को तोड़ते हुए खाड़ी में गिर गया, जिसमें चालक की मौत हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। यहां लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाह का स्वागत किया। कटरा और श्रीनगर के बीच हाल ही में शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। 7 जून को इसकी शुरुआत के बाद से दोनों जोड़ी ट्रेनों में 25 जुलाई तक लगभग सभी सीटें बुक हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की ऐतिहासिक मुलाकात की शताब्दी समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह स्थल एक ऐतिहासिक घटना का साक्षी है, जिसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी और स्वतंत्रता के अर्थ को नए मायने दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल पुरानी वह मुलाकात आज भी सामाजिक समरसता और विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज ये परिसर देश के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना को याद करने का साक्षी बन रहा है। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने न केवल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, बल्कि स्वतंत्रता के उद्देश्य को, आजाद भारत के सपने को ठोस मायने दिए। 100 साल पहले श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की वो मुलाकात आज भी उतनी ही प्रेरक है, उतनी ही प्रासंगिक है। 100 साल पहले हुई वो मुलाकात सामाजिक समरसता के लिए, विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्यों के लिए आज भी ऊर्जा के बड़े स्रोत की तरह है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं श्री नारायण गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं गांधी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई बहनों, श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। जो लोग देश और समाज की सेवा के संकल्प पर काम करते हैं, श्री नारायण गुरु उनके लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। आप सभी जानते हैं कि समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग से मेरा किस तरह का नाता है, और इसलिए आज भी
मैं जब समाज के शोषित वंचित वर्ग के लिए बड़े निर्णय लेता हूं तो मैं गुरुदेव को जरूर याद करता हूं। 100 साल पहले के वो सामाजिक हालत, सदियों की गुलामी के कारण आई विकृतियां, लोग उस दौर में उन बुराइयों के खिलाफ बोलने से डरते थे, लेकिन श्री नारायण गुरु ने विरोध की परवाह नहीं की। वो कठिनाइयों से नहीं डरे, क्योंकि उनका विश्वास समरसता और समानता में था। उनका विश्वास सत्य, सेवा और सौहार्द में था। यही प्रेरणा हमें सबका साथ, सबका विकास का रास्ता दिखाती है। यही विश्वास हमें उस भारत के निर्माण के लिए ताकत देता है जहां अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति हमारी पहली प्राथमिकता है। साथियों, शिवगिरी मठ से जुड़े लोग और संत जन भी जानते हैं कि श्री नारायण गुरु हैं और शिवगिरी मठ में मेरी कितनी अगाध आस्था रही है। मैं भाषा तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन पूज्य सच्चिदानंद जी जो बातें बता रहे थे वो पुरानी सारी बातें याद कर रहे थे और मैं भी देख रहा था कि उन सब बातों पर आप बड़े भाव विभोर होकर के उसके साथ जुड़ जाते थे। और मेरा सौभाग्य है कि मठ के पूज्य संतों ने हमेशा मुझे अपना स्नेह दिया है। मुझे विश्वास है उनके आशीर्वाद, उनकी शिक्षाएं अमृतकाल की हमारी यात्रा में देश को रास्ता दिखाती रहेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि अब कांवड़ समितियों को दिल्ली सरकार से सीधा वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे टेंडर प्रक्रिया में होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। वहीं हर कांवड़ शिविर को 1200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके अलावा आयोजकों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया आसान और तेज होगी। मुख्यमंत्री ने इसे यात्रियों और आयोजकों दोनों के लिए लाभकारी बताया। हम सब जानते हैं कि सावन माह में कांवड़ यात्री जाते भी हैं और उसके बाद में वापस आते हैं, और ये इतना बड़ा एक धार्मिक उत्सव रहता है जिसके लिए पूरी दिल्ली सजती है और तैयार होती है। अनेकों संस्थाएं इसमें लग करके हजारों कांवड़ यात्री जो दिल्ली में आते हैं उनका स्वागत करती है, उनकी सेवा करती है। और मुझे खुशी है कि आज की हमने इस कैबिनेट में, जो हमारी आज कैबिनेट थी, उसमें एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। हम लोगों ने तय किया है कि ये जो सभी समितियां कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा में जुटती हैं, उन्हें अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, जो कि पूरा का पूरा संस्था को सीधा पैसा जाएगा, जो हम सहायता राशि दिल्ली सरकार देगी। कोई ठेकेदारी नहीं, कोई किसी को टेंडर नहीं। वो संस्थाएं जो कांवड़ के लिए काम करती हैं, शिव भक्तों की सेवा का काम करती हैं, जो रजिस्टर्ड संस्थाएं होंगी, वो अप्लाई करेंगी डीएम ऑफिस पे, और वहीं से दूसरी चीज जो हमने की है, सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि जो अलग अलग परमिशंस लेने के लिए उनको यहां वहां दौड़ना पड़ता था, अब सीधा सीधा आपको एक ही जगह पे हमारे सभी 11 डीएम ऑफिसेज में सभी प्रकार की नो ऑब्जेक्शन परमिशन आपको वहीं की वहीं मात्र 72 घंटे के अंतराल पे मिलेगी।
एक बहुत बड़ी सुविधा सिंगल विंडो की डीएम ऑफिसेस पे उन्हें दी जाएगी। सरकार का एक एक रुपया जो सरकार इस मद में खर्चेगी वो सीधा सीधा समितियों के पास जाएगा, और समिति भी वो जो रजिस्टर्ड है। इसमें यह प्रश्न आ सकता है कि जो समितियां अभी रजिस्टर्ड नहीं है उनका क्या है। सरकार तुरंत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुलभ करते हुए उनके लिए विंडो खोलेगी और उन्हें पूरा समय दिया जाएगा कि क्योंकि पहली बार डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है तो हम 30 जुलाई तक उनको पूरा समय देंगे कि वो अपने कागजात रजिस्टर करके अपने कागज सबमिट करा दे, अप्लाई अभी करे और उसकी बिलिंग और सर्टिफिकेशन 30 जुलाई तक वो जमा कराने की स्थिति में रहेंगे। और हमारे जितनी भी ये समितियां, चाहे मंदिर है, जितने भी संस्थाएं ये कैंप लगाती है उन सब के लिए अलाउड होगा। और सभी एसडीएम और डीएम्स को ताकीद कर दी गई है कि पूरी तरीके से इस टाइम इन सभी समितियों के लिए काम किया जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा। अपर कैप तय कर दी गई है कि जो समितियां आएंगी उनका जो अप्लाई करेंगी उसके साथ में एमपी एमएलए की संतुति लगाते हुए डीएम का वहां पे ऑनलाइन लोकेशन के साथ में उसकी रिपोर्ट जाएगी। इसमें जो है वो सारी सुविधाएं जो इन कावड़ कैंपों को मिलनी चाहिए, चाहे मेडिकल की है, डॉक्टर प्रोवाइड करने की, बेहतरीन टॉयलेट ब्लॉक देने की, पानी की सुविधा, टैंकर की सुविधा, सैनिटेशन की, सिक्योरिटी की, ये सारी की सारी दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाएगी। और एक बहुत और जो बेहतर और जो डिमांड थी हमारी कावड़ समितियों की, बिजली, इस बार सरकार ने तय किया है कि ये सभी कावड़ समितियों को पूरी तरीके से बिजली जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी और इसकी अपर लिमिट 1200 यूनिट रहेगी। जो ट्रैफिक की समस्या आती थी, जो सुरक्षा की समस्या आती थी, उसके लिए भी पूरी एजेंसीज के साथ बैठ के, पुलिस प्रशासन के साथ बैठ के पूरी तरीके से सुरक्षित माहौल देते हुए, ना तो कावड़ ये जो पैदल चलते हैं उनको दिक्कत आनी चाहिए और ना उनके कारण से कोई ट्रैफिक जैम होना चाहिए, इसके ऊपर भी पूरी कंप्लीट कर ली गई है पूरा का पूरा काम। हमारे सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर, हमारे होम गार्ड के वॉलेंटियर, ये सारे के सारे इन सभी कावड़ कैंपों में जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही पहुंचे और पत्रकार वार्ता में जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भदोही के हस्तशिल्पियों को जो प्रोत्साहन मिला है उसी का परिणाम है कि आज यहां का कारपेट उद्योग देश के कुल एक्सपोर्ट में 60% हिस्सेदारी रखता है। मुख्यमंत्री ने भारत की प्राचीन हस्तशिल्प परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने की प्रतिबद्धता भी जताई। हृदय से स्वागत करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे भदोही जनपद में जो अपनी बेहतरीन हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, यहाँ जनपद के विकास कार्यों का यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ में समीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कारपेट उद्योग आज से 10 वर्ष पहले बहुत खराब स्थिति में था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से यहाँ के हस्तशिल्पियों को जो प्रोत्साहन दिया गया, आज उसका परिणाम है कि यहाँ का कारपेट उद्योग न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में भी एक्सपोर्ट में 60% योगदान उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 60% से अधिक शेयर अकेले भदोही जनपद का है। इसे जीआई टैग भी मिल चुका है और इसीलिए यहाँ पे कारपेट एक्सपो मार्ट भी बनाने में केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अपना योगदान दिया है। इसके उद्यमियों और हस्तशिल्पियों के लिए अन्य अनेक कार्यक्रम स्थापित करने के कार्य भी यहाँ सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए हैं
और आज उन्हीं सब की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, जिसके कारण भारत के इस प्राचीन हस्तशिल्प को हम और प्रोत्साहित कर सकें और भी उसको सहयोग कर सकें और उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक नई पहचान और प्रभावी ढंग से दे सकें। जनपद के विकास से जुड़े हुए कुछ प्रमुख कार्यों को लेकर के भी आज यहाँ पे चर्चा हुई है। खासतौर पर मैंने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को देखा। पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार का वह एक जीवंत स्मारक बन चुका था। हम लोगों ने फिर से उस कार्य को यहाँ पे प्रारंभ किया है और 50 बेडेड एक क्रिटिकल केयर का भी एक नया सेंटर भी यहाँ पे स्थापित करने के कार्य को मैंने यहाँ पे निरीक्षण किया है। हमारा प्रयास है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो पुराना भवन है उसके निर्माण कार्य को सरकार ने अपनी ओर से पूरी धनराशि उपलब्ध करवा दी है और दिसंबर 2025 तक इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य राजकीय निर्माण निगम को दिया गया है और क्रिटिकल केयर के भी उसको हमने एक लक्ष्य दिया है। और आने वाले समय में भदोई भी हमारे उसमें है कि यहाँ पे पीपीपी मोड पर हम कोई मेडिकल कॉलेज स्थापित कर सकें और मेडिकल कॉलेज की भूमिका तैयार होती है हॉस्पिटल से। उसके पास 300 बेडेड हॉस्पिटल की सुविधा हो, ये उसी के लिए तैयारी की जा रही है। जैसे ये तैयारी हो जाती है तो फिर हम लोग इसको उधर ले जाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, भदोई जिला एक ऐसा जिला है जिसमें अपनी हस्तशिल्प से प्रदेश और देश को पहचान दिलाई। तो अब केंद्र और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर उस हस्तशिल्प को तो प्रोत्साहित किया ही, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि लगातार मांग कर रहे थे काशी नरेश पीजी कॉलेज, जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, मैंने लैंड की रिक्वायरमेंट वहाँ की मांगी है। कृषि संकाय वहाँ बन चुका है, उसमें मैन पावर तो हम उपलब्ध करवा ही रहे हैं, लेकिन मैंने जिला प्रशासन से पूछा है कि अगर उसके पास 50 एकड़ से अधिक लैंड है तो हम उसको एक स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में भी यहाँ पर फिर उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और एक बड़ी उपलब्धि जनपद भदोई के लिए यह होगी। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप होलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की नींव को हिला देने वाली इस घटना को भूलना देश के लिए खतरनाक है। शाह ने याद दिलाया कि आपातकाल के दौरान लोगों ने जेल झेली, करियर गंवाए, लेकिन लोकतंत्र को जीवित रखा। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि हमारी जनता कभी तानाशाही स्वीकार नहीं करती। आज आपातकाल की पूर्व संध्या की 50वीं बरसी है और इस 50वीं बरसी पर यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास ने रखा है। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि 50 साल के पहले जो हुआ इसकी चर्चा कर आज क्या करेंगे। जब मोदी जी ने तय किया 11 जुलाई 24 को कि 25 जून को संविधान हत्या दिन के रूप में मनाया जाएगा, तब भी ये सवाल बार बार उठता था। और चूंकि ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से आया था, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से कई वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल पूछा था, मगर मैं मानता हूं कि आज का दिन
इस संगोष्ठी के लिए सबसे उचित दिन है, क्योंकि अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय घटना के जब 50 साल पूरे होते हैं तो समाज जीवन के अंदर इसकी याददाश्त धुंधली हो जाती है और आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली की घटना, इसके बारे में याददाश्त समाज जीवन की अगर धुंधली होती है तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक भाव और तानाशाही ये दो मन के दो भाव हैं। इसको आप व्यक्ति से मत जोड़िए। मन के जो भाव है, मानव प्रकृति के दो भाव है, वो कभी ना कभी उभर कर समाज के सामने, देश के सामने फिर से चुनौती बनकर आ सकते हैं। अगर तानाशाही का विचार फिर से चुनौती बनकर आ सकता है तो लोकतांत्रिक स्वभाव देश का भला करने के लिए भी काम आता है। परंतु जब पीढ़ियां बदलती है, क्यों जीते? वो जीतने का मूल कारण है कि हमारे देश की जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी दुनिया में लोकतंत्र का उद्भव ही तो हमारे देश के अंदर हुआ है। एक प्रकार से भारत लोकतंत्र की जननी माना जाता है। लोकतंत्र हमारे यहां सिर्फ संविधान का स्पिरिट नहीं है, संविधान का स्पिरिट तो है ही, परंतु संविधान निर्माताओं ने जनता के स्पिरिट को संविधान के अंदर शब्दों में व्याख्यायित करने का काम किया है। ये हमारा जन स्वभाव है और इसलिए ये लड़ाई हम जीते हैं। कोई डरकर चुप रहे होंगे, कोई कफन बांधकर लड़े होंगे, किन्होंने सहन किया होगा, किन्होंने समय की राह देखी होगी, मगर मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि उस वक्त जितने भी पुख्त नागरिक थे, किसी को ये आपातकाल पसंद नहीं आया होगा, सिवा तानाशाह और उनसे फायदा करने वाली एक छोटी सी टोली के। और इसीलिए जब ये भ्रांति कि हमें कौन चैलेंज कर सकता है, आपातकाल उठा लिया गया और जब चुनाव आया तो आजादी के पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता सरकार बनी और मोरारजी भाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। लुधियाना पश्चिमी विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान और मनीष सिसोदिया ने रोड शो में भाग लिया। इस दौरान सिसोदिया ने सीएम भगवंत मान, प्रत्याशी संजीव अरोड़ा और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने जनता का आभार जताते हुए कहा कि यह जीत आपकी ईमानदार राजनीति की जीत है। साथ ही इस विधानसभा उपचुनाव को सेमीफाइनल बताते हुए 2027 में पूर्ण जीत का भरोसा जताया। भाई भगवंत मान जी को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी एमएलए, सभी मिनिस्टर, एमपीज, सबको बहुत बहुत बधाइयां। इंकलाब! कल आपने इंकलाब जिंदाबाद करके जी खुश कर दिया। मैं तो दिल्ली में बैठा था कल, मैं और अरविंद केजरीवाल जी साथ में बैठे थे, खूब दिल खुश हो गया। संजीव अरोड़ा जी को भी बहुत बहुत बधाई, एक एक कार्यकर्ता को, और सबसे ज्यादा लुधियाना वेस्ट के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मान, इतना प्यार, सम्मान देने के लिए जोरदार तालियां एक बार लुधियाना वेस्ट के लोगों के लिए बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने लुधियाना वेस्ट के चुनाव में केवल संजीव अरोड़ा जी को नहीं जिताया, मान साहब की सरकार को ही आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि केजरीवाल जी ने जो ईमानदारी की राजनीति की शुरुआत देश में की है उसको जिताया है। जो गुंडई बदमाशी की राजनीति के खिलाफ, अहंकार की राजनीति के खिलाफ, शरीफ सज्जन लोगों को राजनीति में लाने के लिए केजरीवाल जी ने, मान साहब ने, सब लोगों ने जो मिशन चलाया आज आप उसको जिताया है। इसलिए लुधियाना वेस्ट के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए भी धन्यवाद, मैं जब चुनाव प्रचार में घूमता था तो कई पत्रकार मुझसे पूछते थे, मनीष जी ये सेमीफाइनल है? तो मैं कहना चाहता हूं सेमीफाइनल तो जीत लिया, अब फाइनल की बारी है।
सेमीफाइनल। और आप देखो 2022 में जब पूरे पंजाब में आंधी चल रही थी आम आदमी पार्टी की, तब जितने वोटों से लुधियाना वेस्ट की सीट जीती थी उससे दोगुने मार्जिन से आपने लुधियाना वेस्ट की सीट जीती है, दोगुने मार्जिन से। यानी कि 2022 में आंधी आई थी, कल केजरीवाल जी ने कहा है कि 2022 में आंधी आई थी, अभी सेमीफाइनल तूफान की स्पीड से जीता है और पंजाब में रॉकेट की स्पीड से काम होंगे और 2027 में तूफान की स्पीड से जीत आएगी। तूफान की तैयारी करो, तूफान की तरह से जीतने की तैयारी करो। लेकिन सारे कार्यकर्ताओं को, एमएलएस को, मिनिस्टर्स को, सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि 1.5-2 साल अभी पंजाब की जनता की इतनी सेवा करनी है। और जिन लोगों ने नशे का बीज पंजाब में बोया है उनको तो जनता ने उखाड़ दिया। नशे को उखाड़ने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी, आम आदमी पार्टी की है, हमारी सरकार की है। सबको मेहनत करनी है। पंजाब को नशा मुक्त बनाए बिना चैन नहीं लेंगे, सोएंगे नहीं, दिन रात एक करके करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? केजरीवाल जी ने और मान साहब ने जो मिशन छेड़ रखा है उसको ठंडा नहीं पड़ने देंगे, उसको फिर से शुरू करेंगे और गांव-गांव तक, एक-एक गांव को नशा मुक्त बनाएंगे। पंजाब के एक-एक बच्चे को शानदार एजुकेशन दिलवाएंगे। इसके लिए सरकार बनाई थी। पंजाब के एक-एक गांव में एक-एक किसान को मान साहब की नीतियों का फायदा पहुंचाएंगे, इसके लिए सरकार बनाई थी। तो अब सरकार तो बन गई है, एमएलए साहब भी बन गए हैं, लुधियाना वेस्ट ने जिता के भेज दिया है। अब अगला बारी है हम सब लोगों की कि मिलके काम करेंगे और अब की बार फाइनल की तैयारी करेंगे। तैयार हैं? इंकलाब बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर के बिचून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाला यह पखवाड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित है। इसका उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने उन्हें एक महान विचारक बताया जिन्होंने अपना जीवन वंचित वर्ग के उत्थान को समर्पित किया। आज ये हम 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का शुभारंभ के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। अंत्योदय की प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन से प्रेरित होकर के ये पखवाड़ा समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का एक पवित्र संकल्प है। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे महान विचारक जिन्होंने अपने जीवन को समाज के सबसे वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अंत्योदय का सिद्धांत कहता है कि जब तक गांव का गरीब, किसान, मजदूर सशक्त अगर नहीं होगा तब तक देश की प्रगति अधूरी मानी जाएगी। जब तक गांव का, तहसील का, जिले का, प्रदेश का और देश का विकास नहीं होगा, जब तक किसान, मजदूर, गरीब, महिला, युवा का उत्थान नहीं होगा। ये अंत्योदय संबल पखवाड़ा उनके दर्शन को साकार करने का एक प्रयास है। यह पखवाड़ा समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने का एक मंच है। इसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग के वर्षों से अटके कार्यों को पूरा करना, उन्हें सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाना और उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाना। यह अभियान प्रशासन और जनता के बीच की खाई को पाटने का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से नहीं छूटे, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
इमं